हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं वो 12 मार्क्स हासिल करने के लिए जो बिल्कुल आपकी परसेंटेज को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। बात कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे 3 क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपके 4 मार्क्स एक पैसेज से होगा या एक केस से होगा। दैट मीन्स 4 into 3 आपके हो गए 12 मार्क्स। इनको आंसर करना और किस तरह से आंसर करना ये बहुत इजी है और यही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के अंदर। मेन कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि आपका मार्क्स एक भी कहीं पे ना कटे और पूरे के पूरे 12 मार्क्स जो है आपको मिले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है और स्कोरिंग है। तो मैं आपको बताने वाला हूं वो आइडियाज, वो ट्रिक्स और वो टिप्स कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते चलेंगे ताकि हमें समझ में आए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमें आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जब हम बात करते हैं या केस बेस्ड बात करते हैं तो बच्चा यह सोचता है कि ये क्वेश्चंस आते कहां से हैं। बच्चे पूरी टेक्स्ट बुक में से, कहीं से भी, किसी पैराग्राफ में से देकर इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। और बहुत बार ये क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के इन सोर्सेज से आते हैं, जहां पे अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपके बॉक्सेस बने हुए हैं, ऐसे सोर्सेज बने हुए हैं, वहां से भी बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बॉक्स इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बट डोंट वरी, इसका जो है ऑलरेडी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ सारे सोर्स को कवर किया गया है। तो ये रही बात इन सोर्स को कवर करने की। पर अब हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली इन केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं वो क्या तौर तरीके हैं जो हमें हमारे दिमाग में रखने हैं। बच्चे बहुत सिंपल है। यहां तो आपको रिटन फॉर्म में है ही सही, पर जब भी एक सोर्स फॉर्म क्वेश्चन आपके सामने होता है तो क्या चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले है जो बच्चे, आपको वो 3 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। अब 3 क्वेश्चन किस तरह से होंगे बच्चे? ये होंगे 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, हो गए 4 मार्क्स। या तो ऐसा भी हो सकता है 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, या तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क। अब जहां पर 1 मार्क का क्वेश्चन है वहां पे 1 से 2 आपके लाइंस चल जाती है। अगर हम लाइंस में लिखते हैं, पॉइंट्स में लिखता है, तो 1 तो 2 पॉइंट्स आपके चल जाएंगे। जहां आपका 2 मार्क्स का होगा वहां 2 से 3 पॉइंट्स आपके चल जाएंगे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ लिखने की हमें जरूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। सबसे पहले सवाल इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब हम सवाल पहले पढ़ लेंगे तो हमारे दिमाग में रहता है बच्चे कि इसमें से क्या पूछा गया है। तो साइकोलॉजी हमारी वैसी बन जाती है। जब सवाल पढ़कर आप जब पैसेज पढ़ोगे, उस सोर्स को पढ़ोगे, तो जैसे ही वो सोर्स के अंदर चीज आएगी तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हां ये पूछा गया है, तो आप उसको मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है। सो इसके अलावा देखिए, आप रीड द सोर्स केयरफुली। बिल्कुल सोर्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, पर उसके पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, जिससे आपका सोर्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स इन द क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाई, नेम। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, नेम द 2 एरियाज। यहां तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा या रेलेवेंट आंसर होगा जो हमें पता होगा, ये तो डायरेक्ट हो गया। व्हाई, जहां पे उसका एक्सप्लेनेशन होगा या रीजन होगा, ये भी हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ने का एडवांटेज ये है कि हम जो है एक वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उसको आंसर करने के लिए। तीसरा है यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स। ऐसे नहीं कि आप बाहर से जो चाहिए वो लिख रहे हैं, स्टिक टू द सोर्स। बहुत सारा सब कुछ आपको मैक्सिमम आपके सोर्स के तहत ही आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं कि हमें बहुत बाहर से लिखना है, स्टिक टू द सोर्स। ठीक है ना। नाउ फर्दर, बी कॉन्शियस एंड स्ट्रक्चर्ड। कंसाइज रहना है, स्ट्रक्चर रहना है। ऐसे नहीं जो चाहिए वो लिखता गया, बहुत सारा लिखता गया, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे देख सकते हैं, राइट आंसर इन बुलेट पॉइंट्स, क्लैरिटी के साथ लिखना है, स्पेशली व्हेन एक्सप्लेनिंग स्टेप्स और रीजंस। शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, जहां पॉइंट्स के फॉर्म में आप लिख दोगे प्रेसाइज। ठीक है ना। कनेक्ट विद द कॉमन नॉलेज इफ एप्लीकेबल। मतलब जहां जहां आपको लगता है कि हाँ ये सवाल पूछा है, इसका कंप्लीट आंसर जो है सोर्स में अवेलेबल नहीं है, तो वहां जो रिलेटेड है उस चीज से,
कनेक्टेड है वो आप वहां पर पुट ऑन कर सकते हैं, बट हर बार ऐसा नहीं होता है बच्चे, मैक्सिमम चीज जो है आपको सोर्स में ही मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे उसके पहले यहां देखिए आप, ओके, एग्जाम्पल्स फ्रॉम द सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब जो हम पैसेज देखने जाएंगे उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा रहा हूं, द फैक्चुअल क्वेश्चंस, जहां की अगर हम जब इस केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि कौन सी वो जगह है, तो कौन सी वो जगह है सोर्स के अंदर डायरेक्ट पूछा गया है, बताया गया है, तो सीधा हम लिख सकते हैं वो कौन सी जगह है। अगर बात करें एक्सप्लेन और व्हाई, यहां पे रीजनिंग आ गया, तो इसी सोर्स में जब हम एक्सप्लेनेशन लेंगे, अभी जो एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं जहां पर क्वेश्चन 1 और 3 होगा, लुक फॉर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वहां पे क्या कॉज और इफेक्ट हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। सब कुछ समझ में आएगा जब हम एक एग्जाम्पल अब लेंगे। ठीक है, जैसे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पैसेज के ऊपर आधार पे आपको आंसर देना है बच्चे। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसेज किसका है देखिए आप, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। बहुत सारे बच्चे जब इसको पढ़ लेंगे तभी वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस चैप्टर से है, जैसे कि रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसमें हम बात करते हैं इसकी। तो इस पैसेज को पहले सॉल्व करने के पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कि कौन से क्वेश्चन है। ये पूरा हमारा पैसेज हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आप यहां देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले हमने क्वेश्चन देख लिया। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, तो ये सवाल आपने देख लिया। अब वापस पैसेज पे चलते हैं। जैसे पैसेज पे जाएंगे बच्चे, तो जब हम वो पैसेज स्टार्ट करेंगे तो अब आपके दिमाग में हिट हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन वहां पूछा गया था। क्या पूछा गया है, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। चलो पीछे चलते हैं और अपने पैसेज को देखते हैं। यस, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब यहां पे हमें पहला ही आंसर मिल गया, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। सो रिसोर्स प्लानिंग is a strategy for judicious use of resources. So resource planning वो strategy है, वो तरीका है जहां पे हम सही ढंग से बिना वेस्टेज के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। देखा आपने अभी, जैसे मैंने सवाल पढ़ा पहले और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो उसका जवाब तो मुझे यही मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्क कर लूंगा उसको। सो आप यहां देख सकते हैं ये मेरा आंसर बन गया बच्चे, तो यहां पर मेरे 1 मार्क पक्के हो गए, 1 मार्क्स आ गए। ठीक है, दिस मच सिंपल, इतना आसान है। तो आगे जो हम पैसेज देखेंगे तो मैं पूरा का पूरा पैसेज आपके लिए पढ़ूंगा नहीं, बट यस मैं आपको दिखा दूंगा जहां पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आप उसको जो स्टाइल मैंने बताया है, जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। मकसद क्या है इस वीडियो का, इस वीडियो का मकसद यह है कि आपको वो तरीका बताना जहां से आपके पूरे 12 मार्क्स पक्के हैं। हाँ, और अगर इन सोर्सेस में से वो सवाल आ जाता है, वो पैसेज आ जाता है, तो और भी बढ़िया है बच्चे। बट मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को तरीका आ जाए, क्योंकि तरीका अगर आ गया तो कहां से भी, कहीं से भी अगर हमारे एनसीईआरटी में से अगर सोर्स पूछा जाए तो हम उसको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक पहला वाला जो है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट पढ़ लेंगे, है ना। बाकी वाला जो है हम सिर्फ मैं पॉज करता चलूंगा, दिखाता चलूंगा आपको, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो यहां पहला वाला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमने पहले देख लिया व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाई इट इज यूज्ड। तो हमें मिला यहां पे आंसर, प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेस। इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्री लाइक इंडिया में, विच हैज एनॉर्मस डाइवर्सिटी, क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है। ओके, एंड इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, हर जगह पे बच्चे सेम रिसोर्सेस नहीं है, अलग अलग जगहों पे है। सो देयर आर रीजन्स व्हिच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेस। मतलब क्या है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे रिसोर्सेस ज्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहां पे कमी है, डिफिशिएंसी है। ठीक है, there are some regions which can be considered self sufficient, मतलब वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources। एक तरफ वैसी जगह है जहां पे वो अपने ऊपर निर्भर है, कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे उनके पास खुद के कुछ रिसोर्स नहीं है जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, राइट। सो नाउ फॉर एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल भी दिया है, द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगर यहां पूछा गया कि वो कौन से स्टेट हैं जहां पे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, वो कौन से स्टेट हैं जहां पे कमी है, तो यहां पे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल द स्टेट्स ऑफ झारखंड,
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अगर यह सवाल पूछ लिया गया कि कौन से स्टेट है जो रिच है मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट में, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर मिल गया, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और अगर डेफिशिएंसी की बात होती है, जैसे कि अगर हम आगे बढ़े, अरुणाचल प्रदेश has abundance of water resources but lacks in infrastructure development। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर पानी बहुत ज्यादा है, बट किसकी कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे कि रोड हो गया, आपके बिल्डिंग्स हो गए, फ्लाईओवर्स हो गए, तो इनकी कमी है, इतना डेवलप्ड नहीं है ये, ठीक है। नाउ फर्दर अगर हम सोर्स में चले, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोव्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। अगर राजस्थान की बात करें, यहां पे क्या है? सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बट किसकी कमी है? वाटर रिसोर्सेज की, पानी की कमी है। अब इस पे भी सवाल आएगा तो हमें पता चल गया, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, अब कोल्ड डेजर्ट किसको कहा गया है? इंडिया के अंदर लद्दाख को कहा गया है। यहां पे अगर बात करें तो यहां पर रिच कल्चरल हेरिटेज है, संस्कृति है, जिसके वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स या बहुत सारे लोग इंडिया से यहां विजिट करते हैं, इनसे इनको पैसा मिलता है, बच्चे बहुत सारे रिसर्च करने को आते हैं यहां पर। बट इट इज डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। ओके, तो अगर वाइटल मिनरल्स की, इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें, लद्दाख में बहुत कमी है, पर बाकी मिनरल्स की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो रिच है, ठीक है। सो दिस कॉल्स, इन्हीं के वजह से डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेस हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो आत्मनिर्भर है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ है, कुछ नहीं है। इन्हीं सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है? दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। मतलब क्या है बच्चे? इसी चीज की वजह से क्या करना पड़ेगा? जिसके पास नहीं है उसे दूसरे के पास से लेके देना पड़ेगा, तो प्लानिंग करना पड़ेगा ना। जब प्लानिंग करेंगे तभी तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाई एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग। तो हमें बताना पड़ेगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमें एग्जाम्पल भी देने पड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया झारखंड का, जहां पे हम बात करें कोल का है, पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पानी तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसी के वजह से ये इट कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। तो पूरा का पूरा पैसेज तो हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं सवालों पर। पहला सवाल तो देख लिया हमने, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग, ये 1 मार्क के लिए है। जुडिशियस यूज फॉर रिसोर्सेस। सो रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम रिसोर्सेस को सही ढंग से इस्तेमाल करें बिना वेस्टेज के, जुडिशियस, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चे, नेम 2 स्टेट्स रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। तो अभी अभी हमने देखा था, अगर आपने उसको पहले क्वेश्चन को देख लिया होता तो आप पहले ही मार्क कर लेते कि वो कौन से स्टेट्स हैं, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है। तो इसमें से 2 ही पूछे हैं तो आप 2 बता सकते हैं, तो आप 2 ही बता दीजिए, तो मार्क्स आपके पूरे पक्के, राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और लगा होगा ये तो बहुत इजी है। डेफिनेटली इजी है बच्चे, पूरे के पूरे 12 मार्क्स आपके होंगे, डोंट वरी। सो यहां पे हमें आंसर मिल गया झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। आप चाहो तो मध्य प्रदेश में लिख सकते हो, पर 2 अगर कोई भी 2 लिख दो कोई बात नहीं, ठीक है ना। Now, question 3. How can we say the resources found in Rajasthan are much beneficial? हाँ, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें पता है वहां पे राजस्थान में कौन से मिल रहे हैं, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, अब यहां पे हमें लगाना पड़ेगा दिमाग। अब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्या खासियत है इनकी? ये तो बहुत सारा अवेलेबल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, प्लेंटी अवेलेबल है, ओके, और पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करते। तो यहां क्या पूछा है, हाउ कैन वी से दैट रिसोर्सेज फाउंड इन राजस्थान आर मच बेनिफिशियल। अगर हम कोल की बात करते हैं जो झारखंड में मिल रहा है, वो तो आपका नॉन रिन्यूएबल है, एक यूज में खत्म हो जाएगा। पर अगर हम राजस्थान की बात करें, यहां विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी मिल रही है, वो प्लेंटी में अवेलेबल है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। तो यहां आंसर क्या आएगा, दीज आर रिन्यूएबल एंड दीज आर एम्पल इन अमाउंट, बहुत सारा अवेलेबल है। तो ये है बेनिफिट जो रिसोर्सेस राजस्थान में मिलते हैं। तो ये हो गया 4 मार्क्स हमारे पॉकेट में आ गए बच्चे। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और आसानी होती जाएगी, और डेफिनेटली पूरे के पूरे 12 मार्क्स आपके ही होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले सोर्स पे चलते हैं। नाउ अगर यहां बात करें, महाराष्ट्र इज अ स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विद इन पॉपुलेशन ऑफ 110 मिलियन पीपल। द स्टेट होम for several cities including Mumbai has significant agriculture sector. However, अगर हम बात करें, state is facing water crisis, तो ये जो पैराग्राफ होने वाला है ये वाटर क्राइसिस, स्कैसिटी पे होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको ये सोर्स दिखा रहा हूं ताकि क्या करें, आप पॉज करें, जितना हो सके आप इसको अपने हिसाब से करना है,
ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी, इन द टेलीग्राम चैनल जो है हमारा, ओके, एलन ऑनलाइन क्लास 9th एंड 10th का जो है, और जो हमारे लाइव क्लासेस चलते जाएंगे, जो सेशंस चलते जाएंगे, उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, आपको पॉज करना है, पढ़ना है, ठीक है, जैसे आगे बढ़ा लिया वीडियो आपने, तो आप इसको पूरा पढ़ लोगे, एक बार पूरा पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद में, ठीक है। बिकॉज मकसद क्या है बच्चे, मकसद ये है कि कैसे सोर्स पूछे जाते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं सोर्सेस, आप इसको पढ़ेंगे एक बार, पढ़ने के बाद में जो मैंने आपको स्टाइल बताया था, जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, क्वेश्चन पढ़ लो। Mention any 2 reasons for the water crisis faced by the state of Maharashtra। ये सवाल अगर आपने पहले ही पढ़ लिया, तो जब आप तीनों सवाल पढ़ लेंगे तो आपको हाथों हाथ जो चीज है इसमें तो आपको आंसर दिखेगा, क्योंकि ये हम आपकी हेल्प के लेके आए हैं। पर एग्जाम में अगर बात करूंगा, एग्जाम में तो आपके सामने तीनों के तीनों क्वेश्चन ही रहेंगे ना, आंसर थोड़ी आएगा वहां पर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन अगर हमने पढ़ लिए और जैसे जैसे मुझे एक एक आंसर का एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता गया, मैं उसको मार्क करता जाऊंगा। इससे आप आसानी से टाइम भी बचा लोगे और आसानी से इसको कर भी लोगे, ठीक है ना। तो यहां जैसे कि देखिए आप, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जैसे कि आपने पॉज करके आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया, ओके, फिर आप पीछे गए, आपने पैराग्राफ पढ़ा, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर इसमें हम जाएं, ओके, तो यहां पूछा है कॉज ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र इज द स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विद पॉपुलेशन ऑफ 110 मिलियन पीपल। द स्टेट इज अ होम फॉर सेवरल सिटीज, हमने पढ़ लिया, इंक्लूडिंग मुंबई, सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। हाउएवर द स्टेट इज फेसिंग severe water crisis with its water resources coming under the increasing pressure due to climate change, industrialization and urbanization. The main challenges faced by the water resources management in Maharashtra। तो हमें मिल गया यहाँ पे आंसर, ठीक है। तो यहाँ चलते हैं। सो यहाँ देखिए और भी हैं आपके, सॉरी एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स इन इंडिया विद द डिमांड फॉर वाटर एक्सीडिंग द सप्लाई। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हद से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहा है ग्राउंड वाटर का। एग्रीकल्चर एंड अर्बन यूज हैज लेड द डिक्लाइन ऑफ वाटर लेवल्स व्हिच हैज सेवरल इंप्लीकेशन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हद से ज्यादा आप ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, ये भी हो रहा है यहां पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, शहर के वजह से have led the pollution surface water bodies such as rivers and lakes। यहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और जो पीने के लायक पानी है वो भी नहीं बच पा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसको पढ़ लेना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, ठीक है। फिर है इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिस। जो यहां पर इरिगेशन प्रैक्टिस होती है वो भी सही नहीं है। जैसे कि द एग्रीकल्चर सेक्टर इज लार्जेस्ट यूजर ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र, अकाउंटिंग फॉर अराउंड कितना 80% ऑफ टोटल वाटर यूज। So, however, traditional irrigation practices such as flood irrigation are inefficient। यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रही है वो कौन सी प्रैक्टिस हो रही है? ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन, ये इनएफिशिएंट है, ओके, एंड लीड टू वेस्टेज ऑफ वाटर। इसकी वजह से क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। बच्चे अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या किया हमने, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, फिर हम पैराग्राफ पे आए, तो हमें वैसे भी आंसर मिलते गए, ठीक है। मैं हिंट दे रहा हूं आपको कैसे करना है, राइट। सो यहां देखिए, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो 2 यहां पे हमें पॉइंट्स बताने हैं जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो क्या 2 पॉइंट्स हैं? पहला तो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू हाई डिमांड इन एग्रीकल्चर एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। इसके वजह से आपका क्या हो रहा है बच्चे, ज्यादा क्राइसिस हो रहा है, कमी खल रही है पानी की। दूसरा, पोल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर, और इसी की वजह से जो नदियां वगैरह हैं जिसमें पानी है पीने लायक है वो पीने लायक नहीं बचता। इसके अलावा और भी पॉइंट्स थे, पर यहां पर हम 1 मार्क के लिए लिख रहे हैं तो हमें 1 पॉइंट लिख सकते हैं अपन। अगर 2 पॉइंट लिख रहे हैं कोई बात नहीं, बट इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट, despite being the second highest rainfall receiving state in country, Maharashtra still faces a water crisis। Substantiate the statement। अब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, सेकंड हाईएस्ट स्टेट है जहां पे बारिश होती है, तब भी यहां पानी की कमी हो रही है, इसको सपोर्ट कीजिए। तो कैसे हो रहा है कि पानी ज्यादा होने की वजह के बाद भी यहां पानी की क्राइसिस हो रही है, कमी खल रही है? तो इनएफिशिएंट ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स, सबसे पहले जो मेथड यूज कर रहे हैं वो गलत है, सही नहीं है, जिसकी वजह से वाटर वेस्टेज हो रहा है। एंड सिग्निफिकेंट वाटर रन ऑफ एंड लिमिटेड स्टोरेज रिड्यूस द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द वाटर अदर यूजेस। आप पानी को बचा भी नहीं रहे हो ना, जो बारिश से पानी आ रहा है, अगर आप प्रॉपर मेथड्स यूज करोगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे, तब जाके आपके लिए पानी अवेलेबल होगा।
आप वो भी नहीं कर रहे हो, तो इसी के वजह से इतना पानी होने के बावजूद भी आपको पानी की कमी हो रही है। तो इस तरह से इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। नाउ प्रपोज 2 सॉल्यूशंस टू मिटिगेट द वाटर क्राइसिस फेस बाय महाराष्ट्र। अब हमें सोल्यूशन बताना है कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल है बच्चे, प्रमोट एफिशिएंट इरिगेशन मेथड्स। सबसे पहले तो अच्छा टेक्निक यूज कीजिए आप, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल यूज कीजिए, जितना चाहिए उतना ही पानी यूज करेंगे, कुछ वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा, इंप्लीमेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए आप, पानी बचेगा, इससे अंडरग्राउंड वाटर को आप रिचार्ज कर पाएंगे। सो ये कुछ टेक्निक्स है। 1 मार्क के लिए आप 1 पॉइंट लिख सकते हैं, 2 लिख दिया कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करते चलना है। नेक्स्ट है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जो सबसे पहले हमने लिया था प्लानिंग, वही वाला आ गया है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ये वापस मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो अब क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाओगे, सोर्स वही है जो सबसे पहले हमने लिया था, डिटेल में बात की थी। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे आप, व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। अब सवाल चेंज हो गए यहां पे, तो आपने सोर्स पढ़ रखा था, तो हमारे देश के लिए, हमारे देश है, हमारे देश के जैसे के लिए रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, यहां तो मैं सॉल्व कर रहा हूं, पर सॉल्व कैसे कीजिएगा इसको, पहले पॉज कीजिएगा, ठीक है, फिर वापस जाइएगा, सोर्स पढ़िएगा और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको बेटर, बहुत अच्छे वे में इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर होगी बच्चे, ठीक है ना। नाउ यहां तो आंसर मैं बता रहा हूं आपको, डोंट वरी। सो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल इन इंडिया ड्यू टू इट्स डाइवर्सिटी इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब 1 मार्क के लिए पूछा है, तो आप ये बता सकते हैं इतना पॉइंट, और इसके साथ आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि सम रीजन्स आर रिच इन स्पेसिफिक रिसोर्सेस व्हाइल अदर्स आर फेस एक्यूट शॉर्टेज। जैसे कि कुछ जगह है जहां पर रिसोर्स अवेलेबल है जितना उनको चाहिए, पर कुछ ऐसे हैं जहां कमी है, बस खत्म, ठीक है। अब यहां पर मैंने इतना बड़ा आंसर इसलिए दिया है बच्चे, एक तीर में 2 निशाने। क्यों, क्योंकि ये तो हम केस बेस्ड सॉल्व कर रहे हैं, पर क्या यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये जो है आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है। तो एक तीर 2 निशाना हो रहा है, तो कहीं पे भी हम चूकेंगे नहीं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट इज इनफ, और जस्टिफाई एग्जाम्पल देना है तो आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं, और 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, ठीक है। अगर आप 3 लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, नेम 2 स्टेट्स रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। तो हमने देख लिया था, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, वही सोर्स है, ठीक है। सो झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, 2 पूछे हैं आपके लिए, स्टेट 1 मार्क के लिए है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। बच्चे ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आपका केस बेस्ड है उस पे भी आ सकता है, एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के भी ये आ सकता है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के लिए पूछा है, तो कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन द स्टेप्स, तो आप लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी। इससे हम कैसे करेंगे, पहले सर्वे करेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी का मतलब क्या है, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कैसे आपके पास चीजें हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, तो किस तरह से करेंगे, तो सर्वे करना पड़ेगा आपको, सर्वे करने के बाद में उसको आप मैप पे डालोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है और ये केस बेस्ड भी आ सकता है। तो एक तीर में 2 निशाने, तो याद रखिएगा, दीज आर द 3 स्टेप्स। ओके, कोई भी अगर स्टेट है, उस स्टेट को पहले से भी पता था कि उनके यहां पर कौन से रिसोर्सेज हैं, तो सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक पता किया कि उनके पास कितना है रिसोर्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा है, तो गोवा में कौन से रिसोर्सेज हैं, ये कैसे आइडेंटिफाई किया उन्होंने, सबसे पहले तो सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में पता चला उनको कि हाँ चलो यहाँ पे आयरन ओर है आपका, यहाँ पे आपका मान के चलिए कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो इसको फिर आपने मैप पे डाल दिया, मार्क कर दिया कि कौन से एरिया में कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि कितना स्टॉक है उसका, ठीक है। सो क्वालिटी उसकी क्या है, क्वांटिटी कितनी है। फिर आए आप सेकेंड स्टेज पे, तो ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया प्लानिंग। एक बार आपको पता चल गया कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, दूसरा ये है प्लानिंग करना। किस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं आप, डेवलपिंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन टू मैनेज देम। अब हम मुझे एक्सट्रैक्ट भी तो करना है, तो क्या मेरे पास इंस्टीट्यूशन है, क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी है,
तो अगर है तो ठीक है, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कहीं और से हेल्प लानी पड़ेगी, राइट। तीसरा है इंप्लीमेंटेशन, दैट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो यहां पे आपका मकसद है आपका भी डेवलपमेंट, देश का भी डेवलपमेंट। तो बहुत बार मैं बच्चों को जब एक्सप्लेन करता हूं उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए बच्चे, तो हमारे देश के अंदर अगर हम बात करें आजादी के बाद में फूड शॉर्टेज था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से फूड शॉर्टेज की कमी हुई, हमने ओवरकम कर लिया उस चैलेंज को। तो यह दो बेनिफिट हो गए, एक तो किसान ज्यादा उगा पा रहा था और हमारी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पा रहा था। तो दैट इज योर मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो केस बेस में आपको आंसर सोर्स में मिल जाएगा, और अगर यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछा गया तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सोर्स है, उसी तरीके से चलना है बच्चे। तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए क्या है, मैं इसको पहले नेक्स्ट करूंगा, फिर आपको सवाल दिखाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले आपको सवाल पढ़ने हैं, क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एग्जाम में क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर सोर्स पढ़ोगे। तो यहां पे किस चीज का सोर्स है ये, गिवन द अबंडेंस एंड रिन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफर फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। अब यहां पे वापस से वाटर स्कैर्सिटी का आ गया है। सो द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, वी इमीडिएटली एसोसिएट विद रीजन हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट विद ड्रॉट प्रोन। तो ये भी वाटर रिसोर्सेज चैप्टर से आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए, तो मुझे जो सवाल पूछा है, जैसे कि यहां पर व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, मतलब यहां ये पूछा है पानी की शॉर्टेज। सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए स्कैर्सिटी का क्या मतलब है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, कमी, जितना डिमांड है उससे कमी है पानी, दैट इज योर स्कैर्सिटी, पानी की कमी। तो यहां सवाल क्या पूछा है, क्या प्राइमरी कॉजेज हैं, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये शॉर्टेज हो रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर हम सोर्स पे चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि क्या वो रीजंस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर availability of water resources varies over space and time mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by over exploitation। हमारे देश के अंदर वाटर स्कैर्सिटी क्यों हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो यहां देखिए आप क्वेश्चन पे आइए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो आपको शायद समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरी ओवर स्पेस एंड टाइम, क्या सब जगह पानी उतना ही अवेलेबल है, क्यों वेरी करता है, क्यों डिफरेंशिएट होता है। तो बच्चे, क्या सब जगह उतनी बारिश होती है, द आंसर इज नो। क्या सब जगह वही क्लाइमेट है, नहीं। तो इसके वजह से वेरी करता है बच्चे, ओके। किसी जगह पे ज्यादा पानी होगा, किसी जगह पे कम होगा। चलो इसको देखते हैं ना आंसर। वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन, बच्चे सीजनल वेरिएशन आएगा, एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश सब जगह उतनी ही ज्यादा नहीं होती है। दूसरा, डिफरेंसेस इन ज्योग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस रीजन्स, हर एक जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं है। अगर राजस्थान की बात करें और उधर साइड अगर हम बात करें केरला की, तो यहां पर डिफरेंसेस है, और ये एक कारण है जिसकी वजह से आपका वेरिएशंस आता है, ठीक है ना। और इसका आंसर जो क्लियरली है, मेंशन्ड है, सेंस बना रहा है, जो ऑलरेडी पैराग्राफ में है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। जब आप इसका क्वेश्चन पढ़ लोगे तो वो चीज आपकी हिट हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ तो यहां पर ये इसलिए दिया है ताकि ये सेम क्वेश्चन जो है आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो अगर सब्जेक्टिव में पूछ लिया गया तो कैसे आंसर करना है, तो ये चीजें आपको बताकर आंसर करनी है। तो ये चीज आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो यहां पे मैं दो चीजें करते चल रहा हूं बच्चे, एक तो हम केस बेस भी सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताते चल रहा हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बता दिया जाएगा तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। क्यों, टाइम कम है हमारे पास और कम टाइम में बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे बच्चे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया, मतलब इंसान की जो एक्टिविटीज है उसके वजह से पानी की कमी कैसे हो रही है, बताइए, ठीक है। और आगे बताने के पहले बताता चलो बच्चे, याद रखिएगा ये चीज दिमाग में रखनी है। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा है तो 1 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स का पूछा है 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्क क्वेश्चन पूछा है आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए, कोई बात नहीं। 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है आपने 3 पॉइंट्स लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सेंस बनाए आंसर
और कंप्लीट मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए, कुछ भी बाहर से एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। ओके, तो जो स्ट्रिक्ट है सोर्स है उस पर स्ट्रिक्ट रहना है, और जहां लगता है कि हमें अलाइन करना है सोर्स से तो आप वहां पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू वाटर स्कैसिटी। अब ये भी सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपका, केस बेस में तो आपको 2 मार्क्स का पूछा है, तो यहां हम 2 ही पॉइंट्स लिखेंगे, पर यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में पूछा गया 3 मार्क्स के लिए तो आपके पास पॉइंट भी होने चाहिए। ठीक है, सो ओवर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स आर बीइंग ओवर यूज्ड स्पेशली इन द एग्रीकल्चर प्रॉस्परस एरियाज। कौन कर रहा है? इंसान ही कर रहा है, इसकी वजह से ही तो वाटर स्कैसिटी हो रही है, पानी की कमी हो रही है। दूसरा पॉइंट, ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं, इनका भी पानी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंक्रीज डिमांड्स फॉर वाटर ड्यू टू एक्सपैंडिंग सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के लिए चाहिए पानी, ज्यादा फ्रेश वाटर, और सिटीज के अंदर हम जानते हैं बड़े बड़े मल्टीज जो होते हैं उनको थ्रू आउट द ईयर्स आपको 24/7 पानी चाहिए। और इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस, कौन से इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस? वेस्टफुल वाटर यूज इन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू शॉर्टेजेस। मतलब फॉर एग्जांपल, एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस। इंसान भी जो है, जैसे कि शावर से पानी ले रहे हो आप, नहा रहे हो, कितना पानी वेस्ट होता है, तो इसलिए कहते हैं बकेट से नहाया करो। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए, इनएफिशिएंट प्रैक्टिसेस जो है इनको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स आर इनफ, बट यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो वहां आप 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं ना। नाउ अगला सोर्स आ गया है फोर्थ। तो किस बारे में है सोर्स? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहले कहां जाएंगे? क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, तीनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, आपके दिमाग में है तीनों क्वेश्चन। अब उसके बाद में हम आएंगे सोर्स पे। ठीक है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या पूछा गया। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. Which aspect do we use to compare them? Let us look at a student in the class itself. How do we compare different students? They differ in the height, health, talents, and interest. The healthiest students may not be the friendliest one. The most intelligent student may not be the friendliest. Okay, so how do we compare students? The criterion we may use to different criterion choose to sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. Still, if some purpose we have to choose the criteria tarika, okay, for the all round progress of children in the class, shall we do it? Okay, तो यहाँ पे usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on this characteristics. Of course, this can be differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured. तो यहाँ पे बता दिया है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो ऐसे ही हम कंपेयर तुलना नहीं करेंगे, तो कुछ तो तरीका होगा बच्चे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब कहते हैं कि अमेरिका जो है इस देश से ज्यादा डेवलप है, तो कैसे कह रहे हैं आप कि अमेरिका जो है उस देश से ज्यादा डेवलप है? तो कुछ तो पॉइंट आपने देखे होंगे, कंसीडर किए होंगे, तब जाके आप कह रहे हो कि वो उससे बेटर है। ओके, तो उस पे सोर्स है, ये इकोनॉमिक्स चैप्टर से है। ठीक है, तो यहां क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज इनकम कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपैरिजन कंट्री। अब देखिए, सोर्स एक बताया है जिससे हमें हिंट मिल गया था जहां हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। अब ये है डेवलपमेंट चैप्टर से बच्चे। अब यहां क्या पूछा है? इनकम, व्हाई इनकम इज कंसीडर्ड एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। तो यहां हमें दिमाग लगाना है, डेवलपमेंट चैप्टर से है, तो क्यों इनकम को माना जाता है बच्चे? तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? इनकम इंडिकेट्स द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कंट्री। तो यहां वो आपको अलाइन करना है सोर्स से, अपना दिमाग लगाना है उस चैप्टर से, उस रेफरेंस से आपको अब यहां आंसर देना है। तो बहुत बार बच्चे सोचते हैं क्या डायरेक्ट मुझे आंसर मिल जाएगा सोर्स में, उस केस में, उस केस बेस्ड स्टोरी में? जरूरी नहीं है ऐसा हर बार हो। जैसे कि यहां पर हिंट तो दे दिया था कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन किस पे आया? इनकम के ऊपर आ गया, जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, डेवलपमेंट से आया है। सो इनकम इंडिकेट्स द इकोनॉमिक वेलबींग। बिल्कुल इनकम इंपॉर्टेंट है बच्चे, सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकम के अलावा दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट है, बट यस इनकम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे आपकी इकोनॉमिक वेलबींग दिखती है। ठीक है, सो इट हेल्प्स डिटरमाइन द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल एंड रिफ्लेक्ट्स देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो पैसे से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है, बेशक होता है,
जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसका रहन सहन अलग होगा, उसका घर अलग होगा, उसकी गाड़ियां अलग होंगी, एयर कंडीशन होगा और बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी। ओके, और वो उस पैसे से एक अच्छे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अच्छे स्कूल्स में जा सकते हैं, डेफिनेटली। तो इनकम इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा, हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड फॉर अ कंट्री। अब आ गया पर कैपिटा इनकम। याद रखिएगा बच्चे, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। तो क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम, मतलब टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सिंपल। और याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। इस तरह से हमें अलाइन करके आंसर को लिखना है। ओके, फर्दर क्वेश्चन 3, why is comparing total income not sufficient for comparing countries। अब यहां पे ये पूछा है कि why comparing total income not sufficient for comparing countries, ऐसा क्यों भाई? ओके, सो टोटल इनकम नॉट सफिशिएंट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, क्यों? क्या सब देशों की पॉपुलेशन सेम होगी? नहीं होगी, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है ना। सो टोटल इनकम डज नॉट अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन साइज। फॉर इंस्टेंस, अ कंट्री विद अ लार्ज इनकम but a very high population might have lower average income per person। ये एक पॉइंट हो गया बच्चे। दूसरा पॉइंट, it does not reflect the distribution of income। मतलब ये नहीं पता चलेगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक देश में सिर्फ एक ही इंसान पूरा इनकम लेके बैठा हुआ है। ठीक है, सो which are crucial for understanding the overall development of the country। नहीं तो क्या होगा, अगर हम इस बेसिस पे बात करेंगे बच्चे, तो इनकम तो पूरा देश का एक और दो लोगों के पास है, बाकी के तो सब गरीब है। पर एवरेज इनकम की बात करें तो क्या हो रहा है, वो हाइड करता है डिस्पैरिटीज को, हकीकत को। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन, ओके, ये क्या चीज है? अगर मेरे बच्चे ये सोच रहे हैं सर थोड़ा जल्दबाजी में है, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही से नहीं दिया है, डोंट वरी एट ऑल, कहीं पे भी नहीं छोड़ेंगे आपको, पूरे के पूरे मार्क्स लाएंगे। और पूरे सोशल साइंस में हम पूरे 80 आउट ऑफ 80 पे टारगेट कर रहे हैं बच्चे, डोंट वरी एट ऑल। तो ये आपके लिए एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जाम्पल। तो दोनों केस का एग्जाम्पल मैंने यहां दे रखा है, क्योंकि मुझे टाइम भी, हम उसको भी देखते चल रहे हैं, ताकि मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द ये वीडियो आप देखें, समझ लें, पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें और आपकी प्रैक्टिस बेटर हो। ये हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो का। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला पैसेज है, read the source given below and answer the question that follow। so modern forms of money and credit पे आ गए आप। अब किस पे आ गए, कौन से चैप्टर पे आ गए? मनी एंड क्रेडिट। तो देखो आप, जैसे मैं सोर्स पढ़ रहा हूं तो मुझे पता चल गया कौन से चैप्टर से है, मनी एंड क्रेडिट से है। सो बहुत बार बच्चों को यह भी हो जाएगा कि सीधा क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन क्या है भाई? why is modern currency widely accepted as medium of exchange। ठीक है, अब यहां मुझे डायरेक्ट पता हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ही तो है। सो मुझे पता है कि मॉडर्न करेंसी जो है क्यों एक्सेप्ट की जाती है, बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार ने परमिशन दे रखी है, तभी तो इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो आप सोचिए, डीमोनेटाइजेशन, जो पुराने नोट्स बंद हो गए, उसको क्या हम आज यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने उसको अब रोक दिया है। तो यहां पर आंसर अगर आप देखोगे, मॉडर्न करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, तो आगे यहां पे आंसर हमारा, इट इज लीगल टेंडर, मीनिंग इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन पेमेंट ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री। कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता मनी एक्सेप्ट करने से। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत बार ऐसे भी आंसर आएंगे जहां आपको लगेगा कि आप सीधे आंसर लिख सकते हो, क्योंकि है तो पार्ट एनसीईआरटी का ही, राइट। सो ऐसे ही अगर सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, व्हिच इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट्स इन इंडिया एंड ऑन हुज बिहाफ, इसका भी आंसर शायद आपको डायरेक्ट पता हो। जैसे कि हम जानते हैं विच इंस्टीट्यूशन इश्यूज करेंसी नोट्स, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं, तो आपका आंसर हो गया बच्चे। सो 2 पॉइंट्स लिख दिए आपने, ठीक है ना। फर्दर तीसरा क्वेश्चन, हाउ डज मॉडर्न करेंसी डिफर फ्रॉम अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी एंड व्हाई डज इट होल्ड वैल्यू डिस्पाइट हैविंग नो इंट्रिंसिक यूटिलिटी। सिंपल सवाल है। मॉडर्न करेंसी जो है बच्चे, उसका खुद का वैल्यू नहीं है। पुरानी करेंसी जो है उसका खुद का वैल्यू है। अगर मॉडर्न करेंसी का खुद का वैल्यू नहीं है, तब भी हम उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाई? क्योंकि इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और हमारे देश के अंदर कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता, राइट। सो यहां पे आंसर है डिफरेंस फ्रॉम अर्लियर मनी, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ये। तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर कैसे है, और इसी की वजह से इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। पर अगर ये हमें सोर्स बेस में लिखना है, तो हमें इतना बड़ा आंसर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है। जैसे कि यहां पे क्या पूछा है, हाउ डज मॉडर्न करेंसी डिफर
from earlier forms of money and why does it hold value despite having no interesting utility? तो यहां पे दो सवाल है. सबसे पहला सवाल है, how does modern currency differ? Modern currency does not have its own value. इट्स अ पेपर करेंसी, जो है अपना खुद का वैल्यू नहीं होता है. एंड ओल्डर करेंसी की बात करें, जहां गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन कॉइन्स को इस्तेमाल किया जाता था, दे हैड देयर ओन वैल्यू. दूसरा, अगर वैल्यू नहीं है मॉडर्न करेंसी का खुद का, व्हाई डज इट होल्ड वैल्यू डिस्पाइट ऑफ हैविंग नो इंटरेस्टिंग यूटिलिटी? क्यों? क्योंकि वो तो पेपर है. फॉर एग्जाम्पल पेपर मनी हो गया, 2000 का नोट मान के चलिए आप, तब भी उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो उसका आंसर है आपका बिकॉज इट इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट. तो इतना लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा. ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चे. ठीक है, एक सेकंड. तो यहां देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्लियर फॉर्म्स ऑफ मनी सच एज गोल्ड, सिल्वर, ग्रेन्स हैड देयर ओन वैल्यू एंड वर यूजफुल इन डेली लाइफ. मॉडर्न करेंसी लाइक पेपर नोट्स एंड कॉइन्स डज नॉट हैव द रियल वैल्यू. ओके, ये हो गया आपका पहला सवाल. ठीक है, इसको शॉर्ट भी करके लिख सकते हैं. दूसरा, वैल्यू ऑफ मॉडर्न करेंसी, इट होल्ड्स वैल्यू बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट. इतना लिख दिया आपने, खत्म. तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है. इतना बड़ा तो तब करेंगे जब अगर ये 3 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा. ये याद रखना है. तो दिमाग में बांध लीजिए बच्चे, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा तो 1 पॉइंट ही लिखना है, या ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स में लिखिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ते. अगला सोर्स है, 6th सोर्स है अपना ग्रीम फेरी टेल्स. अच्छा, मैंने बताया था आपको बहुत बार हिस्ट्री के अंदर जो है अपने जो बॉक्सेस बने हैं, सोर्सेज हैं, उससे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं. लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में भी आया है बच्चे. तो यहां पे हम देख सकते हैं हिस्ट्री का है, नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से है ये ग्रीम फेरी टेल्स. ओके, सो ग्रीम ब्रदर्स वेरी फेमस है. तो इसके तहत आपका 2 प्रैक्टिस हो रही है. एक तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रही है, और इसके तहत अगर मान के चलिए आपका एमसीक्यू पुट ऑन हो गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पुट ऑन हो गया, तो उसके लिए भी आप तैयार हो जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया, एक तीर में 2 निशाने, है ना. तो पूरी तैयारी कर रहे हैं हम. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पूरा सोर्स पढ़ लेना है बच्चे. ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आएंगे सोर्स पढ़ेंगे पूरा. क्योंकि क्वेश्चन जब पहले पढ़ के आएंगे तो हमें पता होगा कि क्या पूछा गया है, तो ऑटोमेटिकली हम उसको मार्क करते जा सकते हैं. ठीक है ना. तो यहां पर हमने पढ़ लिया है सोर्स. सो व्हाई डिड ग्रीम ब्रदर्स कलेक्ट एंड पब्लिश फोक टेल्स? क्यों उन्होंने ऐसा किया? अगर सोर्स पढ़ लिया है आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा. सो ग्रीम ब्रदर्स कलेक्टेड एंड पब्लिश फोक टेल्स एज दे बिलीव्ड दिस स्टोरीज वेर एक्सप्रेशन ऑफ प्योर एंड ऑथेंटिक जर्मन स्पिरिट. क्योंकि वो जोड़ना चाहते थे देश को. ठीक है, सो दे एम टू प्रिजर्व जर्मन कल्चर एंड ओपोज द फ्रेंच डोमिनेशन. क्योंकि सोर्स में लिखा हुआ है क्लियरली कि उनके ऊपर फ्रेंच डोमिनेट कर रहा था, पर वो उस टाइम पर अपने कल्चर को बचाना, अपने सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते थे. तो ये मेन पॉइंट है इसका. ठीक है ना. दूसरा है, व्हाट वाज द ग्रीम ब्रदर्स कंट्रीब्यूशन टू द जर्मन लैंग्वेज? डायरेक्टली वहां पे मेंशन्ड है बच्चे कि ग्रीम ब्रदर्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, डायरेक्टली सोर्स में ही गिवन है. ठीक है, तो आसानी से आप बोल सकते हैं कि ग्रीम ब्रदर्स पब्लिश्ड योर 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, और दिस वर्क कंट्रीब्यूटेड टू डेवलपमेंट of the German language and promoted national unity. डोमिनेशन होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, अपने लैंग्वेज को प्रमोट किया और एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट की, ताकि एक नेशन स्टेट बनाया जा सके. ठीक है ना. तीसरा है, 2 मार्क्स के लिए है, हाउ डिड द ग्रीम ब्रदर्स वर्क कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी? ठीक है, तो यहां पर देखिए, नेशनल आइडेंटिटी के लिए उन्होंने क्या किया, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर. सबसे पहले तो उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया. किस तरीके से? बाय कलेक्टिंग, पब्लिशिंग फोक टेल्स, कहानियां. ओके, दे प्रिजर्व जर्मन कल्चर ट्रेडिशंस व्हिच हेल्प द पीपल टू कनेक्ट विद द हेरिटेज. तो वो कनेक्शन बना लोगों का. दूसरा, ऑपोजिशन टू फॉरेन डोमिनेशन. किसने डोमिनेट किया यहां पे? कौन डोमिनेट कर रहा था? फ्रेंच डोमिनेशन चल रहा था. तो कैसे किया उन्होंने? देयर वर्क सिंबलाइज रेजिस्टेंस टू फ्रेंच डोमिनेशन एंड इंस्पायर्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग एंड नेशनल प्राइड अमंग द जर्मन्स. उनके डोमिनेशन के बावजूद भी इन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा, प्रमोट किया, ताकि वो अपनी एक नेशनल यूनिटी क्रिएट कर सके. याद रखेगा बच्चे, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन है आपका, उस तरह से भी आ सकता है, और ये आपका डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो हम हर तरीके से तैयार हैं बच्चे, है ना. नेक्स्ट, अगला सोर्स अगर हम देखें तो नेशनलिज्म इन इंडिया. बहुत बार इसके ऊपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आया है. आइडिया ऑफ सत्याग्रह अगर बात करें, महात्मा गांधी जी थॉट्स ऑन सत्याग्रह. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो याद रखिएगा बच्चे, ऐसे नहीं सोचना है कि हम एक तीर में 2 निशाना क्यों कर रहे हैं. टाइम की कमी है बच्चे, और यही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि कम समय में हम कितनी चीजें बहुत अच्छे से समझ लें. ठीक है ना.
तो इससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी, रिपीटिशन कम हो जाएगा। सो यहां पर सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो आप सवाल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, ये तो सवाल पढ़ने के बाद में आप सोर्स पे आके पढ़ लेना उसको। सो व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट डिड गांधी जी ऑर्गेनाइज इन साउथ अफ्रीका? सवाल पढ़ लिया, जब सोर्स पढ़ने जाएंगे सो सोर्स पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने किस तरह का मूवमेंट किया था। नॉन वायलेंट मूवमेंट किया था, किसके खिलाफ? अपार्थाइड, जहां पे आपका पता है ना, बेस्ड ऑन द स्किन कलर डिफरेंशिएशन किया जा रहा था, व्हाइट्स अपने आप को सुपीरियर और जो ब्लैक्स थे उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता था, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या है, गांधी जी ऑर्गेनाइज द फर्स्ट कैंपेन ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। इट वाज मास सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस एंड क्लास डिवीजन, दैट इज अपार्थाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। सोर्स में जैसे पढ़ लोगे, क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो जरूरी नहीं है यही वर्ड्स लिखे हैं आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर क्या इन्हीं वर्ड्स में लिखना है, ऐसा ही लिखना है? नहीं, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और याद रखिएगा, लैंग्वेज से घबराइएगा मत सोशल साइंस में। यहाँ पे आपका लैंग्वेज नहीं देखा जाएगा, यहाँ पे आपका मीनिंग देखा जाएगा, सेंस देखा जाएगा, और अगर वो मीनिंगफुल है, सेंस बना रहा है, तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे बच्चे, है ना। नेक्स्ट, Why is सत्याग्रह considered pure soul force? ये भी वहां पे मेंशन है। So why सत्याग्रह is called pure soul force? तो यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या बताया गया। अब ये यहाँ पर 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है ये 3 मार्क्स के लिए, तो इसलिए ये आंसर इतना बड़ा है। 2 मार्क्स के लिए है तो इतना आप लिख सकते हैं। सत्याग्रह डज नॉट इन्वॉल्व एनी इल विल और हार्म टू द एडवर्सरी। तो यहाँ पर हम हाथ नहीं उठाते, किसी मारने की भावना हम रखते नहीं है। इट सीक्स अपील टू conscience of the oppressor through truth and non-violence। आप सही सच पे टिके रहते हो, नॉन वायलेंस पे टिके रहते हो, मारना पीटना आप नहीं सोचते। तीसरा, आप देख सकते हो the emphasis on the persuading people to see the truth, not forcing them to accept it। आप सच बोलिए, सच पे टिके रहिए आप, और बाकी कुछ भी मत कीजिए। सामने वाला अपने आप, ऑपरेसर जो है वो अपने आप एक दिन बात को मान लेगा। इट रिलाइज ऑन सोल फोर्स ड्राइवन बाय लव एंड ट्रूथ टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। याद रखिएगा, अगर एग्जाम के लिए पूछा जाए तो आप केस बेस के लिए 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, पर अगर ये ही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको इस तरह से तैयारी करा रहा हूं बच्चे, ताकि आप कहीं पे भी अटके नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, जो केस बेस सॉल्व कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? एनसीईआरटी से कर रहे हैं, आपकी बुक से ही कर रहे हैं। क्या वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है? आ सकता है। आएगा तो कैसे करेंगे? इस तरह से कर सकते हैं। तो 1 तीर 2 निशाना, ताकि टाइम भी बच जाए और प्रिपरेशन भी तगड़ी हो जाए। नेक्स्ट, हाउ हैज गांधी जी डिस्क्राइब्ड पैसिव रेजिस्टेंस? गांधी जी ने कैसे डिस्क्राइब किया है इसको? ऑलरेडी हमारे इस सोर्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो यहां देख लेते हैं। गांधी जी डिस्क्राइब पैसिव रेजिस्टेंस एज अ वेपन ऑफ द वीक। Okay, so Gandhi described passive resistance as a weapon of weak. It does not involve physical force or involve violence. Okay, यहाँ पे कुछ violence की जरूरत नहीं है, मार तीर करने की जरूरत नहीं है। It fights against the evil without hurting the opponent. तो आपकी लड़ाई कैसी है? बिना सामने वाले को हानि पहुंचाए आप लड़ रहे हो, नॉन वायलेंस, है ना। सो याद रखिएगा, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चीज, ठीक है ना। सो गांधी जी डिस्क्राइब पैसिव रेजिस्टेंस एज अ वेपन ऑफ द वीक, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है बहुत बार। नेक्स्ट, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब ये आ गया आपका सिविक्स का क्वेश्चन, रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन। कौन से चैप्टर से है? बहुत बार बच्चों को तो सीधा सोर्स पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये फेडरलिज्म से है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है ना। सो इस तरह से बहुत इजी होता है बच्चे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले सवाल देख लेना आपको, क्योंकि बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपको आ जाएगा, है ना। Now, how did the center-state relation affect the autonomy of state government in India during single-party dominance? शुरुआत के दौर में एक ही पार्टी ज्यादा डोमिनेट करती आ रही थी, उस टाइम का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे? So when the same party ruled at both center and the state governments did not act as autonomous units. क्यों? जब एक ही पार्टी सेंटर और स्टेट पे रूल कर रही थी, तो वो बाकी पार्टीज को सही ढंग से इस्तेमाल वर्क करना नहीं दे रही थी। ओके, कैसे? दे ऑफन फॉलोड द सेंटर डायरेक्टिव्स अंडरमाइनिंग द फेडरल प्रिंसिपल्स। सो वो जो राइवल पार्टी है, दूसरी पार्टीज है, उनको ठीक से काम करने ही नहीं देती थी। ओके, सो इस तरह से परेशान किया करती थी। कब? स्टार्टिंग की बात है, जहां पे सेंटर में और स्टेट में वही पार्टियां डोमिनेट करती थी। दूसरा, व्हाई डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स?
शुरुआत की अगर बात करें तो ऐसा क्यों करता था सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों वो मिसयूज करता था कॉन्स्टिट्यूशन को? तो आंसर बहुत सिंपल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस्ड द स्टेट गवर्नमेंट्स व्हेन राइवल पार्टीज वेर इन पावर एट द स्टेट लेवल। जब भी उनकी पार्टी ना जीत के आए स्टेट में और दूसरी पार्टी जीत के आई, तब वो उनको परेशान किया करता था। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, दिस वाज डन टू अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स एंड असर्ट डोमिनेंस ओवर देम, क्योंकि वो उन पे हावी हो और अपनी चलाएं, इसलिए वो ऐसा करते थे। बट हम सब जानते हैं आगे जाकर जब कोलिशन गवर्नमेंट आया, स्टेट पार्टीज आई, रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज एक ही होती है बच्चे, तो अब क्या हुआ, ये पार्टीज जो है अपने बलबूते पे खुद पे सरकार नहीं बना पा रही थी, तो इनको उनकी मदद लेनी पड़ी। तो इसी की वजह से अब क्या हुआ, रिलेशन इंप्रूव होता गया, रिस्पेक्ट करना पड़ा, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि ये आपके केस बेस में भी आ सकता है और ये आपका सब्जेक्टिव में भी आ सकता है ना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बीन रीस्ट्रक्चर्ड टू स्ट्रेंथन फेडरलिज्म इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है ये बोर्ड एग्जाम में आपके इस बार। तो केस बेस तो पढ़ ही रहे हैं, उसका आंसर भी देख रहे हैं, तो साथ ही साथ तैयार हो रहे हैं कि अगर सब्जेक्टिव बेस भी पूछा जाए तब भी हम तैयार हैं, ठीक है ना। क्या आंसर होगा बच्चे? याद रखिएगा, 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाए तो हम ऐसे आंसर इसको लिखेंगे। अगर ये केस बेस में ही आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। द एमर्जेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब है बच्चे? जब कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है जब कोई पार्टी अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पा रही है तो उसको दूसरी पार्टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। ओके, सो व्हेन अ पार्टी डज नॉट गेट द मेजॉरिटी, इट जॉइन हैंड्स विद अदर पार्टी, तो उसको कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है ना। और इसी की वजह से आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उनको, नहीं रिस्पेक्ट करोगे तो वो पार्टी किसी और के साथ जुड़ जाएगी और सरकार बना लेगी। इसी की वजह से क्या हुआ, चीजें चेंज होने लगी हमारे भारत के अंदर। The emergence of coalition government at the center has promoted greater cooperation with state governments. करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो क्या होगा, सरकार टूट जाएगी, ओके, डिसॉल्व हो जाएगी और किसी और के साथ मिलकर वो कर लेंगे, सरकार बना लेंगे। Constitutional provisions are now less frequently misused to dismiss state governments, leading to stronger federal structure. पहले क्या होता था, पहले आप फायदा उठाते थे, डोमिनेट करते थे, पर अब ऐसा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि अब जो सरकार है उसको पता है कि हमें जरूरत पड़ेगी इन रीजनल पार्टीज की, स्टेट पार्टीज की, क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। और तीसरा, ओवर टाइम ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्ट्रेंथेंड द फेडरलिज्म प्रैक्टिस। याद रखिएगा बच्चे, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे तो 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं और 3 मार्क्स के लिए पूछे तो हम आपका 3 पॉइंट्स लिखेंगे, है ना। तो याद रखिएगा, इस तरह से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि कम टाइम में हम बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकें, 1 तीर 2 निशाना, ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 100% हम टारगेट कर रहे हैं बच्चे, राइट। नाइन्थ वाला जो है बच्चे, ये सोली आपके लिए है, आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको सॉल्व करा ही देता हूं ताकि आप इसको जब सॉल्व करें, ठीक है, अपने आप से आपको सिंसियर रहना बच्चे। जितना आप अपने आप से सिंसियर रहोगे ना, उतना ही बढ़िया आपके मार्क्स आएंगे। तो एक तरीके से पढ़ाई करना है, तो आपको ऐसा सोचना है कि मैं एग्जाम में आंसर कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन देख के खुद आंसर करने की इसकी कोशिश करना, बाद में आंसर देखना, तो बढ़िया होगा, रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया होगा। गलती हो जाती है कोई, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, गलतियां करके ही हम सीखते हैं, अभी भी टाइम है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए सवाल देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। ओके, सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग डाउन द ओल्ड नोशंस ऑफ द कास्ट हायरार्की? कौन से चैप्टर से है ये? वैसे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से है, ठीक है। तो यहां पूछा है कि किस तरह से, ऑलरेडी सोर्स में इसका आंसर है बच्चे कि ये जो कास्ट हायरार्की है ना, क्यों ब्रेक डाउन हो रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है एनसीईआरटी में, हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है ये आपका। द रीजंस, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, large scale urbanization, growth of literacy, education, occupational mobility and weakening of the position of the landlords in the village. इसके वजह से जो है आपका कास्ट हायरार्की जो है ब्रेक हो रही है। पहले क्या था, पहले हमारे देश के अंदर आप जानते हो वर्ना सिस्टम था, और वो वर्ना सिस्टम कैसे ब्रेक होता जा रहा है, क्योंकि आज चीजें बदल रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोग एक जगह से दूसरी जगह शहर जा रहे हैं और एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, और इसी की वजह से चीजें चेंज होती जा रही है। जैसे कि फॉर सिंपल एग्जांपल देता हूं बच्चे, आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। पहले क्या होता था, मान के चलिए कोई सफाई कर रहे हैं, तो ये होता था कि उनका बच्चा भी सफाई करेगा, पर क्या आज ऐसा है? नहीं। आज जो सफाई कर्मचारी है बच्चा, उनका बच्चा आज आईएएस ऑफिसर भी बन रहा है, डॉक्टर भी बन रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है। तो हमारा देश बदल रहा है। तो क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये ब्रेकडाउन हो रहा है? वो है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ते जा रहे हैं और शहरों में ऐसी भावना ज्यादा नहीं होती बच्चे। लिटरेसी, एजुकेशन वो वेपन है जो लोगों को बदल रहा है, उनकी मानसिकता को बदल रहा है। और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, पहले काम की वजह से आप एक ही काम करते थे, आज शहरों में जा रहे हो, काम चेंज हो रहे लोगों के, ठीक है, इसके वजह से भी चेंज होता जा रहा है। और लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े विलेजेस में थे, आज वो भी वीकन होते जा रहे हैं, पहले वो डोमिनेट करते जा रहे थे, तो इन्हीं की वजह से ये ब्रेकडाउन होता जा रहा है। मेंशन द चेंजेस अंडरगॉन इन द कास्ट एंड द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, तो आपको बताना है कि इंडिया के अंदर क्या चेंजेस आए हैं इसमें। तो आंसर आपके सामने रहा। तो ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको कैसे आंसर करेंगे, याद रखिएगा, यहां तो ये सिर्फ 1 मार्क के लिए है, तो आप सिर्फ 1 पॉइंट लिख दीजिएगा। केस स्टडीज के अंदर सवाल आया है 1 पॉइंट के लिए, 1 मार्क के लिए, तो एक ही पॉइंट लिखना है। बट ये मैं आपको क्यों करा रहा हूं कि सब्जेक्टिव में भी अगर ये क्वेश्चन आ गया तो 3 मार्क्स के लिए आ गया, तो कैसे करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट स्टिल प्रेजिस्टिंग इन इंडिया। बच्चे, कास्ट सिस्टम तो खत्म होता जा रहा है, पर कहीं कहीं जगहों पर अभी भी पुरानी चीजें चलती आ रही है। वो क्या चीजें हैं, ये सब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपका 3 मार्क्स के लिए, और यहां देखिए आपका केस बेस में भी आ गया। तो जैसे कि क्या चीजें हैं, द फॉलोइंग ओल्डर एस्पेक्ट्स ऑफ कास्ट आर स्टिल प्रेजिस्टिंग। तो पहले पुराने टाइम पे जो होता आ रहा था, आज भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती आ रही है, जैसे कि इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। आज भी हमारे देश में वो अपने ही कास्ट और अपनी ट्राइब में शादी कर रहे हैं। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। बच्चे, अनटचेबिलिटी तो गुनाह है, क्राइम है, फिर भी बहुत सारे लोग इसको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तीसरा, there is a disproportionately large presence of upper caste among the urban middle classes। ये आज भी देखने को मिल रहा है बच्चे, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा, कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक्ड विद इकोनॉमिक स्टेटस। बिल्कुल, आज भी ऐसा देखने को मिलता है कि कास्ट जो है और कास्ट के आधार पे आपका इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम देखें तो ज्यादातर जो जिसकी कास्ट हाई है, थोड़ा सा उनका इकोनॉमिक स्टेटस आपका होता है ज्यादा। बट हाँ, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। बट ये तो हमारा एनसीईआरटी से पार्ट है, तो हमें इस तरह से इसको आंसर लिखना है। तो याद रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो 2 ही पॉइंट लिखेंगे आप। पर यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव तरीके से आया 3 मार्क्स के लिए, तो आप यहां पर ये 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स आप इसको लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आपकी तैयारी होगी बहुत बेहतर। तो बच्चे, अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड डेफिनेटली आप बहुत बेहतर करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। और इस पूरे के पूरे केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने बताया। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर सोर्स को पढ़ लीजिएगा, फिर उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जो क्लास 9th 10th एलन ऑनलाइन है, वहां पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आपकी प्रैक्टिस और आपके मार्क्स में और 4 चांद लग जाएंगे बच्चे। सो डू द बेस्ट एंड कीप ज्वाइनिंग। हमारे ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन करते रहिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने अंदर विश्वास रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।